तो अब हम धनी पक्ष के विषय में पढ़ेंगे। धनी पक्ष अर्थात क्रेडिट साइड। धनी पक्ष CR है क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म। जिस तरह से डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR लिखते हैं, उसी तरह से क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म जो है CR है। में खाते के नाम के साथ बाय शब्द लिखा जाता है। इस पक्ष में निम्नलिखित मदे हैं। अब बच्चों, जिस तरह से हमने देखा कि ऋणी पक्ष में खाते के नाम के साथ टू शब्द लिखा जाता था, उसी तरह से यहाँ पर धनी पक्ष में खाते के नाम के साथ बाय शब्द लिखा जाता है, जो अंग्रेजी में लिखा जाता है। और यह भी खाते के नाम के पहले ही ऐड होता है, बाय। और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो से लिखा जाता है, जो आपकी खाते के नाम के अंत में जोड़ा जाता है। हिंदी में उसे से कहते हैं। अब इसकी मदें हम देखेंगे। पहली मद है विक्रय। विक्रय अर्थात सेल्स। और दूसरी मद है अंतिम रहतिया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। व्यापार के अंत में जो भी माल बच जाता है सेल्स के बाद, तो उसे हम कहते हैं अंतिम रहतिया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अगली मद है सकल हानि। यह मद भी हम पता लगाते हैं। जिस तरह से ऋणी खाते में हम सकल लाभ पता लगाते हैं, उसी तरह धनी पक्ष में हम सकल हानि पता लगाते हैं। अगर ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से अधिक है तो हमें सकल हानि मिलती है। इसमें बच्चों आपको एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है। व्यापार खाते को बनाने में कार्यालय संबंधी व्ययों को छोड़ दिया जाता है। क्या कार्यालय संबंधी और व्यापार संबंधी जितने भी व्यय हैं वो इसमें नहीं इंक्लूडेड होते हैं, इनको छोड़ दिए जाते हैं। और तथा केवल माल संबंधी सौदों को ही लिखा जाता है। जो माल संबंधी सौदे हैं, दैट इज परचेज से लेकर सेल्स तक जो भी सौदे किए जाते हैं, वो सारे सौदे आपके धनी पक्ष में इंक्लूडेड होते हैं, व्यापार खाते में इंक्लूडेड होते हैं। अब हम व्यापार खाते का प्रारूप देखेंगे। बच्चों ये देखिए व्यापार खाते का प्रारूप, ये अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जब आप प्रारूप बनाते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब एक साल के अंत में ये व्यापार खाता बनाया जाता है। तो जैसे एक व्यापारी के व्यापार खाता या फिर अंतिम खाते जो बनाए जाते हैं, वो शुरुआती साल जो होता है उनका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, या तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। तो इसी में अंत में, साल के अंत में ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। अगर समझ लीजिए आप ये 2020 ले लीजिए साल, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020, समझ गए। यहाँ पे ईयर एंडिंग जो भी जिस साल का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उस साल को वहाँ पर आप दर्शाएंगे। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर दो पक्ष यहाँ पर दिखाए गए हैं व्यापार खाते के प्रारूप में। पहला है डेबिट पक्ष और दूसरा है क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष बाईं ओर दिखाया गया है और क्रेडिट पक्ष दाईं ओर दिखाया गया है। तो डेबिट पक्ष में भी आपको सेम कॉलम्स दिखाई देंगे, पर्टिकुलर्स, जिसे हम हिंदी में विवरण कहते हैं, समझ गए। और रुपीस के कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, एक इंटरनल कॉलम है और एक एक्सटर्नल कॉलम है। और यहाँ पर भी क्रेडिट पक्ष में भी 2 कॉलम्स हैं, एक इंटरनल कॉलम है और एक एक्सटर्नल कॉलम है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स है, जिसे हिंदी में विवरण कहते हैं, रुपीस अर्थात रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे हम नंबर्स में, वो इन दोनों कॉलम्स में आएंगे।
बच्चों अब हम देखेंगे व्यापार खाते का प्रारूप। तो इस प्रारूप में स्टार्टिंग में आप देखिए सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मतलब एक साल के अंत का ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता जो साल के अंत का। अब वो कौन सा साल है, जिस साल का आप व्यापार खाता बना रहे हैं उस साल के अंत का आप वहाँ पे उस साल का डेट और साल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020, समझ गए, या फिर 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर एंडिंग के बाद आपको डेट ऐड करनी है। अब आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं। एक है डेबिट का कॉलम जिसे हम ऋणी पक्ष कहते हैं और दूसरा साइड है क्रेडिट का कॉलम जिसे हम धनी पक्ष कहते हैं। तो ऋणी पक्ष और धनी पक्ष दैट इज DR और CR के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट के नीचे आप देखेंगे तो कॉलम्स आपको दिए गए हैं और दोनों साइड सेम कॉलम्स दिए गए हैं। उतने ही कॉलम्स आपको डेबिट साइड में उतने ही क्रेडिट साइड में मिलेंगे बच्चों। और पहला जो है पर्टिकुलर्स को हम हिंदी में कहते हैं विवरण, और रुपीज़ आप जानते ही हैं रुपए। तो रुपए के दो कॉलम आपको डेबिट साइड में दर्शाए गए हैं, दो कॉलम क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो कॉलम है एक होता है इंटरनल कॉलम और एक होता है एक्सटर्नल कॉलम। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए, अब हम पहले कॉलम में आते हैं, पहले पक्ष में आते हैं डेबिट पक्ष में। इसमें देखेंगे हम कि पहला जो मद है, इसका पहला हेड है टू ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऋणी पक्ष में हम लिखते हैं किसी भी मद के साथ में टू ऐड करते हैं, तो टू यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया गया है ना। टू ओपनिंग स्टॉक लिखा गया। ओपनिंग स्टॉक जो है वो मद है, प्रारंभिक रहतिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो मद है और उसके पहले टू लगाया गया है। अगर हम यही चीज़ हिंदी में लिखते हैं बच्चों तो लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया का, उस मद के बाद हम का ऐड करेंगे। समझ गए बच्चों। अगला मद है, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए जो रुपीस का कॉलम है वहाँ पे उस बाहर वाला जो रुपीस का कॉलम है, आउटर कॉलम, वहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टू परचेजेस। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों। टू परचेजेस, परचेजेस अर्थात क्रय, जो हम क्रय करते हैं, समझ गए। तो क्रय करते हैं तो इसमें उसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ है लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। जैसा कि कभी कभी व्यापार में ऐसा भी होता है कि व्यापारी जो है अपने सामान को बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदता है, उस कच्चे माल में वो सब यूज़ नहीं कर पाता है, सब यूटिलाइज नहीं कर पाता है, कुछ माल उसके बच जाते हैं, समझ गए। तो वो जो बचे हुए माल है वो वापस कर देता है ना। जो सामान उसने खरीदा उसमें में से बचे हुए सामान जो है वो वापस कर देता है। तो जो सामान वो वापस कर देता है उसे ही कहते हैं परचेज रिटर्न, अर्थात हिंदी में उसे कहते हैं क्रय वापसी। क्रय मतलब खरीदना, है ना, जो हम खरीदते हैं उसको वापस कर देते हैं तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ लेस करना है या कुछ ऐड करना है, तो इसीलिए हमें ये इंटरनल कॉलम्स दिए जाते हैं। पहले हम उसमें से लेस करके फिर फाइनल अमाउंट जो है वो एक्सटर्नल कॉलम में लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल परचेजेस आ गया, परचेजेस हमने लिया, परचेजेस समझ लो आपने किसी व्यापारी ने 10 लाख का परचेज किया, ठीक है, सामान खरीदा 10 लाख का, उसमें में से उसने 90,000 का सामान उसने यूज़ किया। तो बच्चों अगली मद है परचेजेस। परचेजेस अर्थात क्रय, हिंदी में हम इसे क्रय कहते हैं।
जैसे व्यापारी जो भी सामान खरीदता है ना, कच्चा माल खरीदता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, माल बेचने योग्य बनाने के लिए वो पहले कच्चा माल खरीदता है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करके उसको बेचने योग्य बनाता है, फिर वो उस माल को बेचता है। ठीक है, तो पहले वो कच्चे माल का क्रय करता है जिसे हम परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस में आप देखेंगे नीचे लेस रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड अर्थात जो रिटर्न हम बाहर की ओर करते हैं, रिटर्न मतलब वापस जो करते हैं, इसे हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे परचेज रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, और हिंदी में इसी चीज़ को हम क्रय वापसी कहते हैं। अर्थात जो सामान हमने खरीदा है उसमें से अगर कुछ हम वापस कर रहे हैं तो उसे क्रय वापसी कहा जाता है। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यापारी ने 1 लाख का कच्चा माल खरीदा, किसी भी व्यापारी ने 1 लाख का कच्चा माल खरीदा और 1 लाख में से उसने 90,000 का माल उपयोग किया। 90,000 का माल तो उसके उपयोग में आ गया, बाकी के बचे 10,000 के माल। तो 10,000 का जो माल है वो उसके उपयोग में नहीं आ रहा है, तो वो वापस कर रहा है, जिससे भी उसने खरीदा है उसे वापस कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रय वापसी। जो 10,000 है वो क्रय वापसी में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो 2 कॉलम्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉलम्स, मैंने आपको बताया। तो 2 परचेजेस में कितने का परचेज किया उसने? 1 लाख का परचेज किया, तो 1 लाख इंटरनल कॉलम में परचेजेस के सामने लिखा जाएगा। लेस रिटर्न आउटवर्ड है मतलब क्रय वापसी, तो लेस कितना उसने वापस किया? 10,000। तो 10,000 का जो माल है उसमें ये भी इंटरनल कॉलम में ही लिखा जाएगा, क्रय वापसी के सामने, रिटर्न आउटवर्ड के सामने। तो अब हम जो परचेजेस है क्रय से क्रय वापसी को माइनस करेंगे, घटाएंगे। लेस अर्थात घटाना, ठीक है। इसको घटा के जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बाहर हम लिखेंगे, बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे 90,000। 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000 की टोटल परचेजेस हुई। समझ गए? इसी तरह से, इसीलिए यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाए जाते हैं कि अगर आपको कुछ जोड़ना या घटाना हुआ तो आप इंटरनल कॉलम में वो जोड़ घटाना करके एक्सटर्नल कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखेंगे। समझ गए? नेक्स्ट आता है वेजेस। वेजेस आपको पता है जो मजदूरी दी जाती है मजदूरों को, किसी भी कंपनी या व्यापार में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें मजदूरी दी जाती है, तो वो वेजेस के अंतर्गत आता है। और ये जो है वेजेस, फ्रेट, टू कैरिएज इनवर्स, टू क्लियरिंग चार्जेस, टू पैकिंग चार्जेस, टू डॉक चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, है ना, व्यापारी के खर्चे हैं जो हम लिखते हैं ऋणी पक्ष में। जितने भी खर्चे आते हैं व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में वो लिखे जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो पहला खर्चा हो गया वेजेस, जो एक व्यापारी जो है मजदूरी देता है तो वो उसका खर्चा हुआ। दूसरा खर्चा हो गया फ्रेट। फ्रेट मतलब भाड़ा, किसी भी चीज़ का रेंट या भाड़ा देना, उसे फ्रेट कहते हैं। ठीक है। तीसरा है कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड अर्थात जब व्यापारी कोई माल खरीदता है तो उसे लाद कर ले आता है अपने व्यापार के स्थल तक, तो वो उसे जो हम कहते हैं कैरिएज इनवर्ड। जो भी माल व्यापारी खरीदता है और वो लेकर आता है तो उसमें भी जो उसका भाड़ा लगता है, किराया लगता है, उसे कैरिएज इनवर्ड कहा जाता है। ठीक है। टू क्लियरिंग चार्जेस। अब क्लियरिंग चार्जेस ये है कि जैसे व्यापार में व्यापारी को हर सामान उसी के प्रांत में या उसी के डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, वो कहीं और से भी मंगवाता है कई सामान। समझ गए? जो उसके यूज़ का सामान होता है वो कहीं और से भी मंगवा सकता है, किसी दूसरे प्रांत से या किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे देश से भी मंगा सकता है। तो इसके लिए जब किसी दूसरे प्रांत में से सामान किसी दूसरे प्रांत में या किसी दूसरे देश से किसी अगले देश में जाना होता है सामान को, तो पहले उस देश की सीमा को क्रॉस करने के पहले क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ शुल्क देने पड़ते हैं, उसी को क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं। तो ये भी व्यापारी का एक खर्चा है जो
ऋणी पक्ष में आता है। नेक्स्ट डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस अर्थात जो बंदरगाह पे खर्चे लगते हैं उसे कहते हैं डॉक चार्जेस। टू पावर, फैक्ट्री में जो फैक्ट्री रन करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। पावर तो जानते हैं आप, पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई। कोई भी मशीनरी चलाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें पावर की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है। बिना पावर के कोई भी फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो पावर को यूज़ करने में जो खर्चा लगता है वो भी आपके ऋणी पक्ष में ही आता है। नेक्स्ट टू ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी किराया भाड़ा के संबंध में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी शुल्क है, एक तरह से ये भी शुल्क है। ये सारी चीज़ें जो है और आदि, इसके अलावा भी कई और एक्सपेंसेस हैं जो आपके व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में आते हैं, समझ गए। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं, डिटेल में दी गई हैं। अब नीचे है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट पर बाद में आएंगे। पहले अब हम देख लेते हैं क्रेडिट साइड के मदों को। क्रेडिट साइड में दैट इज धनी पक्ष, समझ गए बच्चों, धनी पक्ष। धनी पक्ष में सबसे पहला जो है मद वो सेल्स आता है, बाय सेल्स। ओके, हमने पढ़ा था इसके पहले वाली स्लाइड में, हमने पढ़ा था कि क्रेडिट साइड में जो भी एंट्रीज लिखी जाती हैं, जो भी मदें लिखी जाती हैं, उन मद के पहले हम बाय, बाय लगाते हैं, ठीक है। और हिंदी में उस मद के बाद से लगाया जाता है। सेल्स अर्थात सेल्स क्या होता है, विक्रय। जो चीज़ें एक व्यापारी बेचता है उसे सेल्स कहा जाता है, विक्रय कहा जाता है। तो अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे विक्रय का, सॉरी विक्रय से, समझ गए। हिंदी में क्या लिखेंगे, विक्रय से। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे बाय सेल्स के बाद लेस रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको विक्रय वापसी कहते हैं। अर्थात व्यापारी ने जितना भी माल बेचा है उसमें से अगर कुछ माल उसे वापस मिल जाता है तो उसे कहते हैं विक्रय वापसी, समझ गए, रिटर्न्स इनवर्ड। तो ये भी जिस तरह से हमने देखा कि परचेजेस में हमने लेस रिटर्न आउटवर्ड घटाया है, उसी तरह से सेल्स में भी लेस रिटर्न इनवर्ड घटाएंगे और ये भी इंटरनल कॉलम में घटाएंगे। और उसके बाद फाइनल टोटल जो है वो हम एक्सटर्नल कॉलम में लिखेंगे। अर्थात इस तरह से हमने देखा कि परचेज में हमने लेस रिटर्न आउटवर्ड किया, उसी तरह से सेल्स में भी लेस रिटर्न इनवर्ड करते हैं, ठीक है। सेल्स अर्थात हमने देखा सेल्स को क्या कहते हैं, हिंदी में विक्रय कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड अर्थात सेल्स रिटर्न, इसको हम कहते हैं विक्रय वापसी। तो इसको भी हम विक्रय में से विक्रय वापसी को हम घटाएंगे और यहाँ पर देखिए इंटरनल कॉलम में घटाया जा रहा है और एक्सटर्नल कॉलम में इसका टोटल लिखा जा रहा है। घटाने के बाद जितना बचा वो एक्सटर्नल कॉलम में लिखा जा रहा है, समझ गए बच्चों। और इसके बाद आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक अर्थात क्लोजिंग स्टॉक जो भी व्यापार का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अंतिम रहतिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। व्यापार के अंत में जितना भी माल बचा रहता है वो सब क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। अब हम देखेंगे डेबिट कॉलम में टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ हानि खाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें क्रेडिट पक्ष अर्थात धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से, डेबिट साइड के योग से, टोटल से ज्यादा मिलता है, तो वहां पर जो भी बैलेंस
वहाँ पर बचता है वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसे हम क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, धनी पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से, ऋणी पक्ष के योग से ज्यादा है तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको धनी पक्ष में मिलेगा, समझ गए। अगर ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से ज्यादा है तो हमें ग्रॉस लॉस मिलता है, ठीक है। मतलब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, डेबिट पक्ष का टोटल क्रेडिट पक्ष के टोटल से ज्यादा है, अधिक है, तो हमें ग्रॉस लॉस मिलता है, समझ गए बच्चों। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें मिलता है, हमें एक ही चीज मिलेगी एक बार में, ठीक है। ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों नहीं मिलेगा, ये प्रारूप है, इसलिए प्रारूप में आपको दोनों साइड दर्शाया गया है क्या क्या आता है व्यापार खाते के अंतर्गत। पर अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सच में व्यापार खाता बनाते हो, तो उसमें आपको या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा, सकल हानि जिसे कहते हैं हिंदी में, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा जिसे हिंदी में हम सकल लाभ कहते हैं, समझ गए। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके क्रेडिट पक्ष में आएगा, धनी पक्ष में, और ग्रॉस लॉस को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो वो ऋणी पक्ष में, डेबिट पक्ष में आएगा, समझ गए बच्चों। तो ये था हमारे व्यापार खाते का प्रारूप। अब हम अपने अगले स्लाइड पे आते हैं बच्चों। तो ये इसी के साथ हमारा व्यापार खाता यहीं पर खत्म हो जाता है, और आज का आपका गृह कार्य है जो कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं मैंने। पहला प्रश्न है अंतिम खाते किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है व्यापार खाते से आप क्या समझते हैं, व्यापार खाते में सकल लाभ और सकल हानि किन किन ओर दिखाए जाते हैं। तो बच्चों ये इस प्रश्न का उत्तर तो अभी मैंने आपको प्रारूप में समझाया है कि सकल लाभ और सकल हानि किन किन ओर दिखाए जाते हैं, वही दिखाना है आपको। और व्यापार खाते किसे समझते हैं व्यापार खाते से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें भी आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में बताई हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका फुल फॉर्म है दीक्षा का, मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ये दीक्षा ऐप आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। प्ले स्टोर तो आप सबके मोबाइल में होगा, उसमें से आप ये दीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर लीजिएगा। आप जो भी अभी अध्याय में आपको बताया गया है इन सारे प्रश्नों को आप अभ्यास कर लीजिएगा। फिर किसी बिंदु पर शंका या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में पूछकर समाधान कर लीजिएगा। आपकी वर्चुअल क्लासेस तो चली रही होंगी बच्चों, तो अपने शिक्षक से आप ऑनलाइन ई क्लास के द्वारा अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट या